Hello students, so welcome in the physics class. Today we will solve some questions from NCERT book of chapter 7, that is the system of particles and rotational motion. Some numericals we have solved and some are left, so we will take today now the remaining numericals. So here we will start with the examples, that is example number 7.11. Here it is given that what is the moment of inertia of a rod of mass m and length L about an axis perpendicular to it through one end. देखो हमारे पास क्या दे रखा है, कोई रॉड हमारे पास दे रखी है, ये हमारे पास आ गई रॉड, दिस वन, इसका मास जो है वो m दे रखा है एंड लेंथ दैट इज इक्वल टू l. जो लेंथ है इसके बेटा वो किसके बराबर है, l के बराबर हमारे पास दे रखी है ये लेंथ. हम लोग बात करें कि ये मान लो इसका सेंटर है, तो हमने क्या करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड अबाउट दिस एक्सिस. ये मान हमें पता है दैट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड अबाउट द एक्सिस व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द लेंथ एंड पासिंग थ्रू इट्स सेंटर. इसका हमें पता है, ये वाली एक्सिस. इसके अबाउट हमें पता है, ये मान लो हमारे पास आ रही है y o y dash this one. So we know that this one, that is the moment of inertia of the rod about this axis y o y dash. ये हमें पता है, तो मैंने इसको ले लिया I, दैट इज इक्वल टू 1/12 ml स्क्वायर. ये हम लोग ने डायरेक्ट रिजल्ट में लिखा था, दैट इज 1/12 ml स्क्वायर. अब इसके अक्रॉस निकालना है, ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों के बीच की आ गई l. सो वी कैन अप्लाई हियर द थ्योरम ऑफ अ पैरेलल एक्सिस. सो अप्लाइंग द थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, theorem of parallel axis. Moment of inertia about this AB, that is equal to moment of inertia about this axis, I मैंने माना है इसको, प्लस प्रोडक्ट ऑफ द मास, ये हमारे पास कितना टोटल L बेटा, तो ये आ गया L/2 के बराबर. ठीक है, दिस इज L/2. प्रोडक्ट ऑफ द मास and square of the perpendicular distance between the two axes. So this IAB, that is equal to 1/12 ml square plus, यहाँ से देखिए अगर हम लोग, तो ये क्या आ गया आपके पास ml square upon 4. एलसीएम देखिए अगर हम लोग यहाँ से, तो 12 जो है वो एलसीएम आ गया आपके पास, तो मेरे पास आ गया 12. This is ml square plus 3ml square. So this comes out to be 4ml square divided by 12. So that is ml square upon 3. This one is the moment of inertia of the rod about the axis which is perpendicular to the length and passing through one of its end. तो इस तरीके से हम लोग थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस को जो है वो अप्लाई करके हम लोग क्या निकाल सकते हैं, दैट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया. अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पर. नेक्स्ट वन इज एग्जांपल नंबर 7.14. बाकी हम लोगों ने कर लिए हैं, आर्टिकल्स में ही किए हुए हैं बेटा सारे के सारे. द एंगुलर स्पीड ऑफ अ मोटर व्हील इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 1200 revolution per minute to the 3120 revolution per minute. तो ध्यान देखें, अगर हम लोग, ये हमारे पास दे रखी है फ्रीक्वेंसी, इनिशियल हमारे पास कितनी दे रखी है, इनिशियल फ्रीक्वेंसी दैट इज गिवन 1200 revolution per minute.
ध्यान दें, इसको हम लोग रेवोल्यूशन पर सेकंड में करेंगे तो बेटा 1 मिनट में कितने हैं आपके पास, दैट इज 60 सेकंड आपके पास आते हैं। तो पर सेकंड में निकालेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, दैट इज 1200/60 रेवोल्यूशन पर सेकंड। सो इट कम्स आउट टू बी दैट इज 20 रेवोल्यूशन पर सेकंड। सो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी अगर हम लोग बात करें तो ये आपके पास आता है 2 पाई न्यू, तो 2 पाई न्यू नॉट दैट इज इक्वल टू 2 पाई इंटू 20, सो दैट इज इक्वल टू 40 पाई रेडियन पर सेकंड, ये हमारे पास है। और दूसरी आपके पास जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है दैट इज गिवन 3120 रेवोल्यूशन पर मिनट। तो इसको भी किस में कन्वर्ट कर लो आप लोग, रेवोल्यूशन पर सेकंड में कर लेते हैं। तो दैट इज 3120 डिवाइडेड बाई 60, तो ये हमारे पास कितना आ गया, दैट इज 52 रेवोल्यूशन पर सेकंड। सो दिस ओमेगा दैट इज इक्वल टू 2 पाई न्यू, 2 पाई न्यू अगर हम लोग करें तो 2 पाई से क्या कर दिया हम लोगों ने, मल्टीप्लाई कर दिया इनटू 52, दैट कम्स आउट टू बी 104 पाई रेडियन पर सेकंड, ये हमारे पास है। ठीक है, इन 16 सेकेंड्स टाइम दे दिया हमारे पास कितने में, 16 सेकेंड्स में। ये जो फ्रीक्वेंसी है आपके पास वो कहाँ से चेंज हो गई, दैट इज फ्रॉम दिस 20 रेवोल्यूशन पर सेकंड टू 52 रेवोल्यूशन पर सेकंड, कितने टाइम में, इन 16 सेकेंड। पहला पूछा गया है दैट व्हाट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन अज्यूमिंग दैट द एक्सेलरेशन टू बी यूनिफॉर्म। पहले निकालना है हम लोगों ने एंगुलर एक्सेलरेशन। देखो टाइम दे रखा है, इनिशियल आपके पास एंगुलर वेलोसिटी है, फाइनल है, तो हमें पता है दैट ओमेगा दैट इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, एंगुलर एक्सेलरेशन हम लोगों ने निकालना है। सो यहाँ से अगर देखें हम लोग अल्फा टी दैट इज इक्वल टू ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट, सो दिस अल्फा दैट इज इक्वल टू ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट अपॉन टी। सो वी विल फाइंड आउट दिस अल्फा दैट इज इक्वल टू ओमेगा है हमारे पास कितना, 104 पाई माइनस दिस इज 40 पाई अपॉन 16, सो दिस कम्स आउट टू बी, यहां से देखें अगर हम लोग तो कितना आ गया आपके पास 64 पाई अपॉन 16, सो दिस अल्फा दैट कम्स आउट टू बी 4 पाई रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, यूनिट ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन दैट इज रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, ये हमारे पास निकल गया। सेकंड वन पूछा गया है इसमें दैट हाउ मेनी रेवोल्यूशन डज द इंजन मेक ड्यूरिंग दिस टाइम। नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस हम लोगों ने यहाँ पर निकाला है। नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कैसे करते हैं बेटा, जैसे मान लो कोई बॉडी आपके पास ऐसे घूम रही है इस तरीके से, ठीक है, 1 रेवोल्यूशन में आपके पास एंगल आ गया कितना, यहाँ पर 2 पाई क्रिएट करता है आपके पास। तो n रेवोल्यूशंस के लिए अगर हम लोग बात करें यहाँ पर दैट इज द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन निकाले हम लोग। सो एक के लिए आपके पास कितना आ गया, 2 पाई, दूसरी के लिए क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 पाई, तो n के लिए क्या आ गया, n आप लोगों के पास क्या आ गया, अगर मान लो रेवोल्यूशन है हमारे पास कितने, 2 के लिए क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 पाई आ जाएगा, 2 रेवोल्यूशन के लिए, 3 के लिए 3 इंटू 2 पाई, 4 के लिए 4 इंटू 2 पाई, n रेवोल्यूशन के लिए क्या आ गया, दिस थीटा दैट इज इक्वल टू n इंटू 2 पाई। तो अगर हम लोगों ने क्या निकाला, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस, तो क्या करेंगे हम लोग, थीटा अपॉन 2 पाई मींस दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय 2 पाई। अब 2 पाई तो हमें पता है, हमने निकालना क्या है, पहले एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालना है कितने टाइम में, इतने टाइम में जो आपके पास दे रखा है टाइम 16 सेकंड, और एंगुलर एक्सेलरेशन उस टाइम कितना है पास 4 पाई। तो हम लोग यहाँ पर पहले निकालते हैं थीटा। ये नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस के लिए आप लोगों ने ये फार्मूला ध्यान में रखना है, दैट इज नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस दैट इज n इज इक्वल टू थीटा अपॉन 2 पाई, दिमाग में रख लेना है इसको, इसके बराबर आता है थीटा अपॉन 2 पाई। तो हम लोग चलते हैं यहाँ पर सेकंड के लिए, पहले निकालना है थीटा। देखो हमारे पास जो जो दे रखा है, ओमेगा नॉट हमारे पास है, अल्फा हमारे पास है, टाइम हमारे पास है, तो हम लोग ये फार्मूला लगा सकते हैं दैट दिस थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। सो दिस थीटा दैट इज इक्वल टू ओमेगा नॉट हमारे पास कितना है बेटा, दैट इज 40 पाई
इंटू टाइम t है 16 प्लस हाफ इंटू अल्फा है हमारे पास 4 पाई t स्क्वायर 16 का स्क्वायर यह हमारे पास है। सो दिस थीटा दैट इज इक्वल टू 640 पाई प्लस यहाँ से 2 पाई, ये 2 से 4 को कैंसिल आउट कर दिया मैंने तो बच गया 2 इंटू 256 16 16 जा 256। सो थीटा दैट इज इक्वल टू 640 पाई प्लस ये आपके पास आ गया कितना 512 पाई। इन दोनों को ऐड कर लें हम लोग तो हमारे पास कितना आ गया बताइए। दिस इज 2 5 11 पाई, ये हमारे पास आ गया क्या। दिस इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दिस इज इन रेडियन। सो number of revolutions n that is equal to theta upon 2 pi. So this n is equal to theta आ गया आपके पास 1152 pi upon 2 pi। इस पाई से पाई कैंसिल आउट हमारे पास आ गया और 2 से करेंगे हम लोग तो 5 2 10 7 6। This is the number of revolution 576 revolution that will be completed in timer 16 seconds when it revolve with an acceleration of uniform acceleration of a 4 pi। तो इतने हमारे पास के आगे रेवोल्यूशंस यहाँ पर आ गए, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास। एग्जाम्पल नंबर 7.15, दिस इज इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। इसमें क्या बोला गया है कि दैट a cord of negligible mass is wound round the ring of flywheel of mass 20 किलोग्राम। ये हमारे पास दिया गया है रिंग फ्लाईव्हील का, डिस्क की फॉर्म में आपके पास आ गया। सो मास हमारे पास कितना दिया गया इसका, दैट इज 20 किलोग्राम। दिस वन इज द मास ऑफ द रिंग, ठीक। एंड रेडियस 20 सेंटीमीटर, रेडियस है इसकी 20 सेंटीमीटर। तो मैं इसको मीटर में कन्वर्ट कर लूँ तो ये आ गया 0.2 मीटर के बराबर हमारे पास रेडियस आ गई इसकी केवल, ठीक है। A steady pull of 25 Newton is applied on the cord as shown below। ये है जो कॉर्ड है, मतलब आपके पास स्ट्रिंग है, कोई रस्सी है, उसको क्या किया है यहाँ पर लपेटा गया और इससे हम लोगों ने क्या कर दिया, ये 25 न्यूटन का फोर्स लगा दिया नीचे, तो ये घूमेगा आपके पास, ठीक है। अब the flywheel is mounted on a horizontal axle with frictionless bearings। यहाँ पर इसको माउंटेड किया गया है हमारे पास। पहला हमारे पास कंप्यूट द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द व्हील। हमने क्या निकालना है, एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द व्हील। पहले तो यहीं से चलते हैं हम। एंगुलर एक्सेलरेशन निकालेंगे तो देखो फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में तो हमारे पास दी गई नहीं है वैल्यू, तो हमने एक और चीज की है कि दैट टॉर्क इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन। टॉर्क दैट इज इक्वल टू आई इनटू अल्फा। इसका मतलब वहां पर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा और साथ में क्या निकालना पड़ेगा, टॉर्क निकालना पड़ेगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसकी बात करें हम लोग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई डिस्क की फॉर्म में है, जो इसलिए मैंने बोल दिया इसका डिस्क है आपके पास। तो डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है दैट इज हाफ एम आर स्क्वायर। दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क। अब निकालना ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो हमारे पास क्या गया, आई दैट इज इक्वल टू, ये फर्स्ट पार्ट में चल रहे हैं हम लोग, जो पहला पूछा गया है हमारे पास, हाफ मास है आपके पास 20 और यहाँ पर इंटू 0.2 का स्क्वायर। सो दिस आई दैट इज इक्वल टू 10 इंटू 0.04, ये आ गया आपके पास। सो इट मीन्स आई दैट इज इक्वल टू 0.4। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की यूनिट किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास निकल गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब बात करते हैं हम लोग इसकी टॉर्क निकालना है। टॉर्क हमारे पास आता है आर एफ साइन ऑफ थीटा। सो टॉर्क यहाँ पर फोर्स अप्लाई किया गया है हमारे पास कितना, 25 न्यूटन जो लग रहा है, टेंजेंट से भी लग रहा है, तो आर और एफ के बीच का एंगल हो गया 90 डिग्री।
सो हमें पता है दैट दिस टॉर्क दैट इज इक्वल टू आर एफ साइन ऑफ थीटा। सो टॉर्क दैट इज इक्वल टू आर कितना है आपके पास, दैट इज 0.2 मीटर, फोर्स है 25 न्यूटन और ये साइन ऑफ 90 डिग्री। सो दैट इज इक्वल टू 50.0 into 1 और we can say that this is 5.0 into 1, तो हमारे पास आ गई है दैट इज 5 न्यूटन मीटर के बराबर टॉर्क हमारे पास। नाउ एंगुलर एक्सेलरेशन हमें पता है कि दैट दिस टॉ इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। सो अल्फा दैट इज इक्वल टू टॉ अपॉन आई। टॉ आपके पास कितना है, दैट इज 5 अपॉन आई आपके पास है 0.4, तो दिस कम्स आउट टू बी 50/4, तो हमारे पास आ गया 20/25/2। सो दिस अल्फा दैट इज इक्वल टू 12.5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। दिस वन इज द एंगुलर एक्सेलरेशन। ये हमारे पास। दूसरी चीज यहाँ पर क्या पूछी गई है कि दैट बी पार्ट, ये ए था आपके पास 1 मतलब ए, बी पार्ट हमारे पास क्या पूछा गया है कि दैट फाइंड द वर्क डन बाय द पुल व्हेन 2 मीटर ऑफ द कॉर्ड इज अनवाउंडेड। 2 मीटर, तो अब देखते हैं हम लोग हमारे पास लेंथ जो है वो कितनी आ गई। लेंथ को मैंने मान लिया, यहाँ पर x मान लिया, ये x दैट इज 2 मीटर। इस तरीके से मतलब ये फोर्स लगा तो डिस्प्लेसमेंट कितना है 2 मीटर, तो फोर्स हमारे पास कितना है, दैट इज 25 न्यूटन है। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, तो वर्क डन हमारे पास ये वर्क डन दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन निकाल हम लोग। सो F इनटू x दैट इज इक्वल टू 25 इनटू 2 दैट इज इक्वल टू 50 जूल। दिस वन इज द वर्क डन। तीसरा हम लोगों से क्या बात कही गई है कि दैट फाइंड आल्सो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द व्हील एट दिस पॉइंट, अज्यूम दैट द व्हील स्टार्ट्स फ्रॉम अ रेस्ट। इस पॉइंट के ऊपर हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी भी निकालनी है और हम लोग ये मान चलेंगे कि व्हील कहाँ से स्टार्ट हुआ, रेस्ट से स्टार्ट हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोगों को काइनेटिक एनर्जी निकालनी हो तो काइनेटिक एनर्जी आती है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन दैट इज अ हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। हमने निकालनी है यहाँ से क्या, ओमेगा की वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए हम लोगों को चाहिए कि टोटल एंगल कितना बनाया गया यहाँ पर, मीन्स नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस का पता होना चाहिए हम लोगों को। तो हमारे पास ये जो लेंथ है कितनी हुई, दैट इज 2 मीटर। सो एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो ये आर्क की लेंथ देख ली हम लोगों ने कितनी आ गई आपके पास, दैट इज 2 मीटर। 2 मीटर मतलब आप लोगों के पास है ये आर्क की लेंथ आ जाएगी 2 मीटर अपॉन रेडियस, रेडियस है हमारे पास कितनी, दैट इज 0.2 मीटर के बराबर हमारे पास आ गई। ठीक है, सो आर्क हमारे पास 2 अपॉन 0.2, सो दिस एंगल थीटा दैट इज इक्वल टू 10 रेडियन। 10 रेडियन हमारे पास है। हमने निकालना है यहाँ पर ओमेगा। ओमेगा हमें पता है कि दैट ओमेगा दैट इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। ठीक है, अब टाइम तो हमारे पास है नहीं, तो इसको रहने दो आप लोग इक्वेशन को, हम लोग दूसरी इक्वेशन यहाँ पर लगा लेते हैं। कौन से, दैट इज ओमेगा स्क्वायर ही निकाल लेंगे, दैट इज ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2 अल्फा थीटा के बराबर आता है हमारे पास। सो दिस इज ओमेगा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, क्योंकि ये तो हो गया 0 हमारे पास, माइनस 0 इज इक्वल टू 2 अल्फा हमारे पास कितना बेटा, दैट इज 12.5 और थीटा आपके पास 10 है। सो ओमेगा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 250, दिस 250 के बराबर हमारे पास आएगा। ठीक है, ये रेडियन स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर आपके पास इसके यूनिट आ जाएंगे। सो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन दैट इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0.4 इनटू ओमेगा स्क्वायर हम लोगों ने निकाल रखा है 250। ठीक है,
So that is equal to 0.2 into 250, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, दैट इज 50 जूल के बराबर। लास्ट पार्ट देखें हम लोग, लास्ट पार्ट में क्या पूछा गया है हमारे पास कि दैट बी पार्ट, कंपेयर आंसर टू द पार्ट बी एंड सी, बी और सी इनके आंसर कंपेयर करना है। सो बी दैट इज द गेन इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन इज इक्वल टू द वर्क डन, व्हिच प्रूव्स द वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, दोनों रिजल्ट क्या है हमारे पास, सेम है, दैट इज वर्क डन is equal to gain in kinetic energy. So work done that gets converted into the kinetic energy, rotational kinetic energy है, hence it obeys the principle of a conservation of a energy, or we can say that it is a obeys the work energy theorem. So ये हमारे पास क्वेश्चन था, इसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से करना है। नेक्स्ट वन देखते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है एग्जांपल नंबर 7.16, जिसमें बोला गया है कि दैट 3 bodies are in a solid cylinder and a solid sphere rolls down the same inclined plane without a slipping. They starts from rest. The radii of the bodies are identical. Which of the bodies reaches the ground with maximum velocity? 3 दे रखे हैं, हमने निकाली थी कि दैट the velocity of the body on reaching the surface down the inclined plane, वहाँ से निकाली थी हम लोगों ने, कंपेयर किया था इसको दैट इज पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को, और हमने ये निकाल दिया था दैट v दैट इज इक्वल टू रूट दिस वन 2gh अपॉन 1 प्लस I अपॉन mr स्क्वायर अंडर द रूट। ये हम लोगों ने किया था, आर्टिकल था हमारे पास वैसे का वैसे। तो यहां पर हम लोग पहले बात करें दैट फॉर रिंग I इज इक्वल टू mr स्क्वायर, रिंग के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। सो दिस v रिंग के लिए मैंने v1 मान लिया इसको, दैट इज 2gh अपॉन 1 plus mr square upon mr square under the root. This comes out to be 2gh upon 1 plus 1. So that is equal to 2gh upon 2 under the root, that is equal to gh. This one, ये हमारे पास आ गई रिंग के लिए। हम लोग बात करें दूसरी किसके लिए, फॉर सॉलिड सिलेंडर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज हाफ mr स्क्वायर, यही आता है। सो दिस वेलोसिटी, इसकी जो स्पीड आपके पास आएगी डाउन द इंक्लाइंड प्लेन एट द बॉटम, दैट इज 2gh अपॉन 1 प्लस हाफ mr स्क्वायर अपॉन mr स्क्वायर अंडर द रूट। ये कैंसिल आउट हो गए, तो हमारे पास आ गया 2gh अपॉन 1 plus 1 by 2, that is equal to 2gh upon this is 3 by 2, so it comes out to be 4 upon 3 root this one gh। अगर मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लूँ तो मेरे पास आ जाएगा 1.333 आता जाएगा, तो मैं लिख दिया 1.3 gh अंडर द रूट, ये हमारे पास है। तीसरी लास्ट आपके पास क्या रखा है, फॉर सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर हमारे पास डायमीटर के अबाउट ही रोल करेगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज 2/5 mr स्क्वायर, इसके लिए सॉलिड स्फीयर। सो v3 ये मैंने इसके लिए स्फीयर के लिए बात कर दी, दैट इज 2gh अपॉन 1 प्लस 2 अपॉन 5 mr स्क्वायर अपॉन mr स्क्वायर अंडर द mr स्क्वायर से mr स्क्वायर कैंसिल आउट, सो दैट इज 2gh 1 plus 2 upon 5
ये कितना आ जाएगा 7/5, so that is 2gh upon 7/5 under the root. So this comes out to be 10/7 gh. वैसे ये चीजें हम लोगों ने निकाल चुके हैं, हम लोग ये सारी चीजें वहां से डायरेक्ट रिजल्ट भी रख सकते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन में पूछा गया तो हम लोगों ने इसको सॉल्व करके बता दें। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास 1.4 ऑलमोस्ट gh। अब देखो इन तीनों में सबसे ज्यादा वेलोसिटी गेन की किसने सॉलिड स्फीयर, दैट इज 1.4 gh अंडर द रूट। इसकी थी 1.3 gh अंडर द रूट और इसकी थी सिंपली gh अंडर द रूट। सो दिस स्फीयर, सॉलिड स्फीयर दैट विल रीच द सरफेस विद मैक्सिमम वेलोसिटी। यही पूछा था हम लोगों से, दैट व्हिच ऑफ द बॉडीज रीचेस द ग्राउंड विद मैक्सिमम वेलोसिटी। सो स्फीयर रीचेस द ग्राउंड with maximum velocity, with the maximum velocity। यह हमारे पास आ गया ये। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, तो उनको देखते हैं हम लोग। एक्सरसाइज This is the question number 7.9 of NCERT exercise. Very important question. It is given that a car weighs 1800 kilogram. It means that mass of car is given m, that is 1800 kilogram. हम लोग वेट निकालने, इसका वेट जो है that will act vertical downward. So weight of the car W मैंने इसको मान दिया that is mg. It comes out to be this 1800 into 9.8. So this weight that comes out to be 17640 न्यूटन। ये हमारे पास आ रहा है। ठीक है, उनको मल्टीप्लाई करने के बाद इसमें क्या बोला गया कि that the distance between its front and back axles is 1.8 मीटर। ये फ्रंट एक्सल आ गया और ये बैक एक्सल आ गया, इनके बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज 1.8 मीटर। इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज 1.05 मीटर बिहाइंड द फ्रंट एक्सल। ये आ गया सेंटर ऑफ ग्रेविटी सी के ऊपर, कितने डिस्टेंस के ऊपर है 1.05 मीटर बिहाइंड द फ्रंट। तो बैक से कितना बच गया 0.75 मीटर हमारे पास बच गया। Determine the force exerted by the level ground on each front wheel and each back wheel। अब देखो आगे भी दो व्हील होते हैं, पीछे भी हमारे पास दो व्हील होते हैं। पहले हम लोग एक्सल के ऊपर निकालेंगे फोर्स कितना लगा, दैट विल बी मेजर्ड बाय दिस नॉर्मल रिएक्शंस जो हम लोग ने यहाँ पर ड्रॉ कर रखी। तो पहली बात करते हैं हम लोग, ये वेट हम रेक्ट करता है किसके ऊपर, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर। सो फॉर द ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, ना तो कार ऊपर की तरफ को जा रही है ना नीचे की तरफ को जा रही है, तो हम लोग यहाँ पर लगाएंगे कंडीशंस फॉर द इक्विलिब्रियम। दोनों कंडीशंस लगा के चलेंगे, कौन सी, दैट इज अ कंडीशन फॉर द ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम एंड कंडीशंस फॉर द रोटेशनल इक्विलिब्रियम। सो फॉर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम अगर देखें हम लोग, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए कि दैट दिस R1 plus R2 that should be equal to this mg weight, इसी के बराबर होना चाहिए। so that is equal to mg weight। so R1 plus R2 that should be equal to 17640। let this one is number 1 हमारे पास है। दूसरी बात हमारे पास फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम, द मोमेंट ऑफ द फोर्सेस अबाउट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी दैट शुड बी इक्वल टू 0। अब ये मोमेंट आ रहा है क्लॉकवाइज, सो दिस शुड बी नेगेटिव, और ये आ रहा है पूरा सेंटी क्लॉकवाइज, सो दिस मोमेंट दैट शुड बी पॉजिटिव। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से इसकी डिस्टेंस देखते हैं कितना है 1.05 इंटू R1। फिर ये कैसा है, क्लॉकवाइज आपके पास आ रहा है तो क्लॉकवाइज
देना है, नेगेटिव देना है, -0.75 R2 दैट शुड बी इक्वल टू 0। सो यहाँ से देखें तो 1.05 R1 दैट इज इक्वल टू 0.75 R2। So R1 over R2 that is equal to 0.75 upon 1.05. So this R1 upon R2 that is equal to 75 upon 105. हम लोग क्या निकालते हैं यहाँ पर, that is R1 upon R2 that is equal to 15 से हो जाएगा आपके पास, तो ये 15 5 और ये 7 हमारे पास आ गया। तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं दैट दिस R1 दैट इज इक्वल टू 5 upon 7 of R2। लेट दिस वन इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 यहाँ से R1 की वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 से देखते हैं हम लोग, R1 की जगह रखेंगे हम लोग दिस 5 upon 7 R2 plus this is R2 that is 17640। यहां से आ जाएगा ये आपके पास 12 upon 7 R2 that is equal to 17640। so R2 that is equal to 17640 into 7/12। 12 से हम लोग इसको डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास आ गया R2 दैट इज इक्वल टू 12 × 12 5 12 48 8 10। So this R2 that comes out to be 0 9 10 न्यूटन। 10,290 न्यूटन हमारे पास ये यहाँ पर रिएक्शन आ गई। एक बात हमने निकाल दी ये। सो फ्रॉम इक्वेशन 2 यहाँ पर देखते हैं हम लोग, फ्रॉम इक्वेशन 2 R1 is equal to 5 upon 7 of R2 की मैं ये वैल्यू रख देता हूँ सीधा, क्यों इस पूरे को रखना है, 7 से 7 कट हो जाएगा, तो मैंने लिख दिया 1470 into 7। तो 7 से बेटा 7 कट आउट हो गए, R1 दैट इज इक्वल टू 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं इसको, 7 यही आ रहा है। This is in Newton. So this is the reaction on which one, that is a front axle। front axle के ऊपर हमारे पास क्या आ गया, रिएक्शन ये आ गया। अब हमने निकालना है क्या, that is a force on each wheel। हर व्हील के ऊपर फोर्स निकालना है, रिएक्शन फोर्स ड्यू टू द ग्राउंड। जितना एक्सल लगाएगा उतना रिएक्शन होगा हमारे पास। तो द फोर्स ऑन ईच फ्रंट व्हील दैट इज इक्वल टू R1/2, क्योंकि दोनों के ऊपर बराबर लगेगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज 7350 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आपके पास कितना आ गया, ये हमारे पास हर किसी जो आपके पास फ्रंट व्हील है उसके ऊपर फोर्स आ गया, कितना आपके पास है 3675 न्यूटन। एंड फोर्स ऑन ईच बैक व्हील, पीछे वाले व्हील की बात करेंगे हम लोग, तो कितना आ जाएगा, दैट इज R2/2। सो दिस कम्स आउट टू बी दैट इज 1029 डिवाइडेड बाई 2 5145 न्यूटन। तो यही हम लोगों ने निकाला था, दैट इज द फोर्स ऑन द ईच फ्रंट व्हील एंड फोर्स ऑन द ईच बैक व्हील। हमारे पास ये हमारे पास फोर्सेस आ, ठीक है बेटा। अब बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखते हैं कौन सा है।
This is question number 7.10. Find the moment of inertia of sphere about the tangent to the sphere, given that the moment of sphere about any of its diameter to be 2/5 mr square, where m is the mass of the sphere and r is the radius of the sphere. हमारे पास क्या रहता है कि ये कोई मान लो स्फीयर है, दिस वन इज स्फीयर, ये मैंने मान लिया दिस इज स्फीयर, इस तरीके से, ठीक है। ये हम लोगों ने इसका सेंटर मान लिया यहाँ पर, तो ये हमारे पास आ गया इसका डायमीटर ऑफ द स्फीयर ए बी। किसी टेंजेंट के अबाउट हम लोगों ने क्या करना है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो मान लो हम लोगों ने जो टेंजेंट मान ली वो मान ली ये वाला, रेडियस हमारे पास ये आर के बराबर, लेट दिस वन इज पी जी, ये हमारे पास। सो हमारे पास ये दे रखा है दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्फीयर अबाउट द डायमीटर दैट इज 2/5 mr square about this tangent। तो क्या करेंगे हम लोग, अप्लाइंग द थ्योरम ऑफ अ पैरेलल एक्सिस। सो अप्लाइंग थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगा देते हैं हम लोग। आई पी क्यू दैट इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए बी प्लस product of mass and sphere of the perpendicular distance between the two axes। So this IPQ that is equal to IAB कितना 2/5 mr square plus mr square। So this comes out to be 7/5 mr square। This is the moment of inertia of the sphere about any of the tangent। किसी भी टेंजेंट के अबाउट हमारे पास कितना आ गया, दैट इज 7/5 mr square। अब चलते हैं बी पार्ट की तरफ को। हम जो बी पार्ट है हमारे पास वो क्या बोलता है, बी पार्ट, इसमें बोला गया है कि दैट गिवन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क ऑफ मास m एंड रेडियस r अबाउट एनी ऑफ इट्स डायमीटर इज mr square by 4। ये पता ही है हम लोगों को, ये डिस्क हमारे पास दे रखी है, दिस इज सर्कुलर डिस्क, ये मैंने इसका मान लिया 2 परपेंडिकुलर डायमीटर, सेंटर में हमारे पास ये जस्ट दिस इज ए बी, दिस वन इज सी डी, ये हमारे पास आता है सेंटर ओ। अब क्या दे रखा है कि दैट आई ए बी दैट इज इक्वल टू आई सी डी दैट इज इक्वल टू 1/4 mr square। हमसे पूछा क्या गया है यहाँ पर कि दैट फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस नॉर्मल टू द डिस्क एंड पासिंग थ्रू अ पॉइंट ऑन इट्स एज। नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द डिस्क, मतलब यहाँ से नहीं निकलेगा। हम लोग पहले निकालेंगे अगर नॉर्मल, अगर कोई एक्सिस आपके पास कैसे आ रही है परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो हम लोग थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस अप्लाई करेंगे। तो इसके अबाउट हम लोगों को पता होना चाहिए कि आपके पास क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है। तो हम लोग निकालते हैं यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू center perpendicular to the plane, perpendicular to the plane। यहां पर देखिए हम लोग तो क्या लगाएंगे, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस लगा करके चलेंगे हम लोग। तो यहाँ पर हमारे पास वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके बराबर आ जाएगा, दैट इज आई ए बी प्लस आई सी डी, इस एक्सिस के अबाउट। तो ये दोनों कैसे आ गए पास है, परपेंडिकुलर आ गए। सो आई दैट इज इक्वल टू ये 1/4 mr square प्लस 1/4 mr square, तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज 2/4 mr square। सो इट विल कम आउट टू बी ओनली हाफ mr square। ये हमारे पास देखो। अब हमने निकालना है किसके अबाउट, ये हमारे पास इस डिस्क को मैंने रख दिया ऐसे परपेंडिकुलर टू द प्लेन।
अब इस एक्सिस के अबाउट तो हमें पता है ये, अब ये भी निकाला हमने, ये थी वाई ओ वाई डैश, मान चलते हैं हम दिस वन। हमने निकालना है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस वन टेंजेंट, इसके अबाउट। तो ये डिस्टेंस आ गई आर हमारे पास, ये मैंने मान ली एक्स वाई। एक्स वाई के अबाउट निकालना है तो क्या लगाएंगे, अप्लाइंग थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। सो आई एक्स वाई, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस अगर हम लोग निकालें देन इट इज आई वाई ओ वाई डैश प्लस एम आर स्क्वायर, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ द मास, दैट इज काइंड ऑफ स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू एक्सिस। सो आई एक्स वाई दैट इज इक्वल टू हाफ m r square plus m r square, so this comes out to be 3 by 2 m r square. This one is the required moment of inertia जो हम लोगों से पूछा गया था। इस तरीके से हम लोग ये निकाल सकते हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन हम लोग करेंगे, दैट इज अ क्वेश्चन नंबर 7.11 की बात करते हैं बेटा हम लोग, ठीक है 7.11। So इसमें क्या बोला गया कि दैट टॉर्क्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड आर अप्लाइड टू अ हॉलो सिलेंडर एंड अ सॉलिड स्फीयर। एक हॉलो सिलेंडर है और एक सॉलिड स्फीयर है, बोथ हैविंग द सेम मास एंड रेडियस, दोनों का मास और रेडियस क्या है, बराबर है। द सिलेंडर इज फ्री टू रोटेट अबाउट इट्स स्टैंडर्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री एंड द स्फीयर इज फ्री टू रोटेट अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, मींस आपके पास डायमीटर क्या होता है। सो व्हिच ऑफ द टू विल एक्वायर अ ग्रेटर एंगुलर स्पीड आफ्टर अ गिवन टाइम। तो जिसका ज़्यादा एक्सेलरेशन होगा वही आपके पास क्या करेगा, ज़्यादा स्पीड एक्वायर करेगा। इट मीन्स हम लोगों ने एक्सेलरेशन की बात करनी है तो दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोगों को पता है। तो पहले बात करते हैं हम लोग, पहला केस आपके पास दैट इज फार, कौन सी बॉडीज दी गई है आपके पास है, दैट इज अ हॉलो सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर की बात करते हैं हम लोग पहले, हॉलो सिलेंडर। दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 मैंने मान लिया, हॉलो सिलेंडर के लिए क्या आता है एम आर स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। सो यहाँ पर इसके लिए टॉर्क की बात करें, सो टॉर्क 1 दैट इज इक्वल टू I1 अल्फा के बराबर हमारे पास। अगर बात करें हम लोग इसकी, दैट इज फॉर सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर का देखते हैं हम लोग, सॉलिड स्फीयर ही हमारे पास दे रखा है ये। दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 मैंने मान लिया इसको, दैट इज 2/5 mr स्क्वायर। सो इसको भी हम लोग कैपिटल में ही मान लेते हैं mr स्क्वायर। 10 ये है, तो इसके लिए टॉर 2 हमारे पास क्या गया, दैट इज I2 अल्फा 2 हमारे पास, ये अल्फा 1 हम लोगों ने मान लिया। अब क्या दिया गया है हमारे पास, इट इज गिवन दैट as this tau1 that is equal to tau2। जो टॉर्क है हमारे पास इक्वल टॉर्क दोनों के ऊपर लगाया गया, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ दैट इज I1 अल्फा 1 इज इक्वल टू I2 अल्फा 2, ठीक है। रेशियो निकाल लेते हैं हम लोग इसकी, दैट इज अल्फा 2 और अल्फा 1 की रेशियो निकाल लेते हैं हम लोग। सो मेरे पास यहाँ से अगर मैं रेशियो निकाल के चलूँ तो हम लोग बात करते हैं दैट इज अल्फा 2 ओवर अल्फा 1, ऐसे निकाल लेते हैं अल्फा 2 ओवर अल्फा 1, इसको इस साइड ले गया तो हमारे पास आ गया I1 ओवर I2। सो अल्फा 2 ओवर अल्फा 1 इज इक्वल टू I1 कितना है हमारे पास, दैट इज mr स्क्वायर अपॉन दिस इज 2/5 mr स्क्वायर। ये कैंसिल आउट हो गया तो मेरे पास आ गया दैट इज अल्फा 2 ओवर अल्फा 1 इज इक्वल टू 5/2 और अल्फा 2 ओवर अल्फा 1 दैट इज इक्वल टू 2.5 विच इज ग्रेटर देन 1। इट मीन्स दैट अल्फा 2 दैट इज ग्रेटर देन अल्फा 1। नाउ एंगुलर वेलोसिटी दैट इज ओमेगा दैट इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा
अल्फा टी एट्स फॉर गिवन ओमेगा नॉट. दिस ओमेगा वेरीज डायरेक्टली विद अल्फा. तो जिसका एंगुलर एक्सेलरेशन ज्यादा है वही क्या करेगा आपके पास, दैट विल अक्वायर द मोर एंगुलर स्पीड, ग्रेटर एंगुलर स्पीड. देयरफॉर दिस वन, दैट इज अ सॉलिड स्फीयर. सॉलिड स्फीयर will acquire greater speed. इसकी स्पीड क्या होगी आपके पास, ज्यादा. यही आपके पास ज्यादा स्पीड जो है वो एक्वायर करेगा. ठीक है. नेक्स्ट वन हमारे पास देखते हैं क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 7.12. इसमें बोला गया है कि दैट a solid cylinder of mass 20 किलोग्राम. मास दे रखा है हमारे पास, सॉलिड सिलेंडर है बेटा, ध्यान दें 20 किलोग्राम. ये हमारे पास मास दिए गए हैं. रोटेट्स अबाउट इट्स एक्सिस विद एंगुलर स्पीड 100 रेडियन पर सेकेंड. ध्यान दें, एंगुलर स्पीड दे दी हमारे पास 100 रेडियन पर सेकेंड. इसके साथ क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है. The radius of the cylinder is 0.25 meter. What is the kinetic energy associated with the rotation of the cylinder and what is the magnitude of the angular momentum of the cylinder about its axis? एक तो हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी निकालनी है और एक क्या निकालना है, एंगुलर मोमेंटम इसका निकालना है. काइनेटिक एनर्जी देखें तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन आती है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. ओमेगा तो दे रखा है हमारे पास, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखें तो सॉलिड सिलेंडर है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इज इक्वल टू हाफ एम आर स्क्वायर. सॉलिड सिलेंडर की बात कर रहे हैं तो आई इज इक्वल टू हाफ, मास है 20 और दिस वन इज 0.25 का स्क्वायर, आर का स्क्वायर. सो दैट इज 10 इंटू ये बच जाएगा आपके पास 625 और यहाँ पर 0 हमारे पास 4 के बाद डेसिमल पॉइंट लगेगा. सो दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज इक्वल टू 0.10 से मल्टीप्लाई कर देंगे 625 किलोग्राम मीटर स्क्वायर. अब निकाल लेते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन. देखो काइनेटिक एनर्जी ऑफ rotation that is half I omega square. So half I आपके पास है 0.625. ओमेगा स्क्वायर करूंगा मैं तो 100 का स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज 100 into 100. दिस वन. तो 2 से मैं इसको पहले डिवाइड कर लूँ तो मेरे पास आ गया ये कितना, दैट इज 0.625 into 50 into दिस 100. ठीक है. रेस्ट पावर 3 है ये, तो आपके पास ये डेसिमल कैंसिल आउट हो जाएगा. सो दिस कम्स आउट टू बी 625 into 5. सो 30 10 और 2 12 6 30 और 31 जूल. दिस वन इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन. 3125 जूल हमारे पास आ गया. नेक्स्ट वन पूछा है एंगुलर मोमेंटम. एंगुलर मोमेंटम की बात करें तो हमने किया था दैट एल इज इक्वल टू आई ओमेगा. आई ओमेगा. अब आई हमारे पास है कितना, 0.625 इनटू ओमेगा हमारे पास कितना, दैट इज 100. सो दिस एल दैट कम्स आउट टू बी कितना आपके पास आ जाएगा 62.5. इसके यूनिट आते हैं किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, या फिर ये किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड. इसको देखो बेटा, हम लोग अगर देखें, देखो हमारे पास कहता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज नोन एज जूल.
हमने क्या किया, पर सेकंड स्क्वायर से यहाँ से पर सेकंड एक और लगाया, तो इससे सेकंड क्या करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये यूनिट बन गए कुल मिला के हमारे पास किसके बराबर, दैट इज अ जूल सेकंड। अगर मैं इसी पूरे को देखूँ ये यही आ गया हमारे पास किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर किया, मतलब s पावर -1 हम लोगों ने किया, तो s से क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया जूल के बराबर और ये किसके बराबर आ गया, सेकंड के बराबर। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं दैट इज 62.5 जूल सेकंड के बराबर। ठीक है, सो ये दो यूनिट आप लोगों ने ध्यान में रखनी है एंगुलर मोमेंटम के, एक तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड और दूसरा आपके पास कहता है जूल सेकंड। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया। तो आज के लिए बेटा हमारे पास आज हम लोग इतने ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जो बाकी बचे हुए हैं उनको अगले लेक्चर में लेकर के चलेंगे। टिल देन हैव अ नाइस टाइम।